जय हिंद। मैं मनमोहन चावला बोल रहा हूँ और मैं आज आपसे साथ अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में इमरान खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ बयान दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ डिस्कवरी की है। वो डिस्कवरी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि 75 साल के बाद हिटलर की रूह जो है वो ट्रांसफ़र होके इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी के में समा गई है। और इमरान खान ये भी कहते हैं कि मोदी साहब अब एक हॉलोकॉस्ट भी करेंगे और एक नाजी बन चुके हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और हमें ये पता लगा है कि भारत कोई बहुत बड़ा कदम पाकिस्तान के अगेंस्ट उठाने वाला है। अब वो कदम क्या है ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, मगर ये एक इंडिकेट ज़रूर करता है। वो क्या इंडिकेट करता है कि इसी तरह के या इससे रिलेटेड कुछ भाषण या डिबेट्स या हर चैनल में एक टॉपिक के ऊपर बात होती रहती है और कई दिनों से ये चल रही है और बहुत हिटेड है, जहाँ पर इवन ये कहूँ कि मिनिस्टर लेवल के भी लोग उसमें शामिल हैं और वो भी अपने स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। बहरहाल वो ज़्यादातर तल्लुक़ ये रखता है कि जब ये वेदर फोरकास्टिंग शुरू हुई है POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, उसके ऊपर मुज़फ़्फ़राबाद की या गिलगिट की वो वेदर कंडीशनिंग बता रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे भारत ने फैसला कर लिया है कि POK को वो वापस लेंगे। हालांकि ये उनकी पॉलिसी हमेशा से रही है कि हम ये इंडिया का हिस्सा है और ये इंटीग्रल पार्ट है और हम इसको वक्त आने पर इसको साथ में लेंगे। इनके बड़े लीडर भी इसको ओपनली कह चुके हैं और हर जगह वो अपनी स्टेटमेंट्स भी देते रहते हैं। ये एक आम पॉलिसी है। टेररिज्म बहुत आगे जा चुका है और पाकिस्तान से 70 साल से टेररिज्म को फेस करते हुए जा रहे हैं। अब अगर ऐसी टेंशन है और हीटेड एक्टिविटी चल रही है तो क्या है जो चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं उनकी बाबत आपसे डिस्कस कर रहा हूँ या उनकी बाबत मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे ख्याल में 5 स्टेजेस होंगी या पॉसिबल है स्टेजेस हैं। नंबर 1 ये है कि भारत अटैक करेगा और POK को लेना चाहेगा या ले लेगा। दूसरा ये है कि वो जो एक स्टेटस को है, जो आज की सिचुएशन है या स्थिति है, उसमें हम जैसे 70 साल से चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे और जब कभी कोई पुलवामा हुआ तो हम उसका बालाकोट भी कर देंगे। ये एक प्रेजेंट सिचुएशन है। खून इधर भी बहेगा उधर भी बहेगा, यहाँ भी लाशें होंगी वहाँ भी लाशें होंगी, यहाँ भी सेक्रीफाइस होगी उस साइड में ही होंगी, तो इधर के लोग भी उस चलते रहेंगे और इस तरह की कंडीशन जाती रहेगी। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि भारत आज से जो स्टेटस को है या जो सिचुएशन से जैसे वो डील कर रहा है टेररिज्म को, वो अपने आप को एक बालाकोट ना करके रिपीटेडली लिस्टेड वे से बालाकोट वो करता रहेगा, चाहे पुलवामा हो चाहे ना हो, वो उनकी एक पॉलिसी रहेगी। और नेक्स्ट स्टेप जो मैं नंबर 4 जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि भारत जो है जहाँ पर वो अपनी टेररिज्म की फेस कर रहा है
वो इसी तरह से करता रहे या कुछ स्टेप आगे बढ़े, वो ऐसा भी कर सकता है कि अपने दुश्मन, जब हम पाकिस्तान को या पाकिस्तान हमें दुश्मन समझता है तो उसको दुश्मन कहने में कोई हर्ज नहीं है, दुश्मन की बैक साइड में चला जाता है, मीन्स उसके घिराव डालता है, वो एक एक पॉलिसी बनाता है। जैसे मैं कहूँगा बलूचिस्तान, वो अपने आप को पीछे से लेकर अपने पॉलिसी करता है और उसके अटैक करता है, और उनको क्या करना है सोच समझ के एक वर्ल्ड सिनेरियो में एक्शन लेता है। नेक्स्ट स्टेप जो हो, मैं जो समझता हूँ नंबर 5 जो है कि वो सिर्फ यही नहीं करता बल्कि एक साउथ एशियन रीजन में एक्टिव रोल प्ले करता है। एक्टिव रोल इन सेंस मिलिटरीली ऑल्सो and politically also, and geographical also, that he goes behind much further, that he takes part in action in Taliban, in Afghanistan, in a cooperation with bigger powers like USA. Now let us examine all these 5 steps one by one. What are its consequences? What are its pros and cons? What are the benefits? Let's take if India attacks. Now today the Indian economy is not that good because of the coronavirus. But let us say that in any kind of attack, 2 or 3 things are very important. One is that the leader of the attacking country must be very much determined. He should have a ego of high spirit. Not only that, it should also have 2 things very clearly in mind. What is the short-term gain? That means the quick attack and short-term gain is achieved. But that should also have a long-term vision also. That means long-term gains should also provide with the attack. Now, the another thing is, which I feel is very, very important, the timing of the attack. Timing of the attack means it is something like that. When in a cricket, bat and the ball match each other, that means there's a timing. If a timing is good, then the ball will make a sixer, and if the timing is not good, then the ball will jump up and it will be caught. That means you'll fail it. The timing is very important. Now let us see, is the timing good right now? There is a coronavirus. Whole of the world is struggling with that. All the nations. Now all the nations right now are very angry. They are in their mind, in their heart, they are very much upset. They are finding an opportunity to take a revenge, but against whom? They know it, that this virus has come from China, or if not, they have not been done intentionally, but definitely this virus has originated, and Pakistan and China has very carefully has not allowed this information to the whole world. So there is something like a doubt and suspicion in the minds of all the governments and all the nations. This is the first time ever in the history from the last many centuries where all the nations are together against one nation, that is China. This kind of opportunity or the timing is not likely to take place in the future for many centuries. So it is a question whether to avail this opportunity or to lose this opportunity. अब आगे हम चलते हैं कि इसका इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या है।
और मिलिट्री इफेक्ट क्या है। इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो इंडिया की आज सिचुएशन क्या है, 2.75 ट्रिलियन इकोनॉमी। With this virus, this economy is going down. That is definite. Now, with the war, this will further affect. So that situation has to be kept in mind. Now, on the other side, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ है, वो तो आज के दिन भी ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब मीन्स कि उनकी ऑलरेडी इकॉनमी इतनी डाउन है कि IMF की फाइनेंशियल टास्क फोर्स उनके सर के ऊपर बैठी हुई है और उनके पास कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हालांकि वायरस की वजह से जो उसको फेस करना चाहिए था, उसके लिए एक कंट्री के पास इतना पैसा होना चाहिए कि उसको बाहर जाकर बैगिंग नहीं करनी पड़े, उसको भीख ना मांगनी पड़े। मगर आज आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड पावर्स को या दूसरी IMF को या दूसरों को हाथ जोड़ के ये कहा है कि हम इस कोरोना वायरस के लिए हम नहीं जुटा सकते, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी कमज़ोर है। हालांकि उनको एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर इसके ऊपर हेल्प मिल चुकी है, मगर ऐसी स्थिति में क्या वार होती है तो भारत को भी ऐसा नहीं है कि उसका नुकसान नहीं होगा और इकोनॉमिकली और दूसरी तरफ भी होगा। अब हम देखते हैं मिलिट्री पावर, जहां मिलिट्री पावर भारत की है उसके मुकाबले में दुश्मन की क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि भारत की मिलिट्री पावर 3 टाइम्स है, ऊपर है, ताकत ज़्यादा है, और पाकिस्तान की पावर बहुत कम है। हालांकि उनका एक दोस्त है जो ऑल वेदर फ्रेंड है, जो है चाइना। चाइना इस वार में जंप कर जाएगा या नहीं करेगा, ये एक सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और मैं समझता हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन में जब होल ऑफ द वर्ल्ड इज अगेंस्ट देम, China will not have the capacity to be a part of this जंग। तो क्या होगा फिर? क्या इससे पहले चाइना की ये पॉलिसी रही है कि वो इस तरह की जंग में बाहर की कंट्री के साथ जुड़ा हो? पिछले 15 या 20 साल से जितनी चाइना ने प्रोग्रेस की है वो आउटस्टैंडिंग है, और उसके लिए उसने अपने आप को इस जंग से काफ़ी दूर रखा है। हालांकि एक सीरिया में भी उन्होंने अपने जो अलाइज हैं उनके साथ मिलकर सिर्फ डिप्लोमेटिकली हेल्प करी है और दूसरी तरह से नहीं हेल्प करी। इसी वजह से असाद प्रेसिडेंट कंटिन्यू कर रहा है, हालांकि US गवर्नमेंट और नेटो पावर के अगेंस्ट, उनकी विश के अगेंस्ट। अब हम चलते हैं कि PO के कवर करने से और क्या फ़ायदे भारत को हो सकते हैं। एक फ़ायदा जो मुझे लग रहा है वो ये है, जो भारत में कुछ फोर्सेस हैं, जो वो फोर्सेस एंटी नेशनल हो जाती हैं। एंटी नेशनल का मतलब ये नहीं कि आप स्लोगन्स बोलते रहें, वो ये होता है कि एक ताकत को जब आप जोड़ के एक सीधे आगे पावर को कनेक्ट करते हैं, उसी चीज़ को दूसरे ढंग से उसको अपोज किया जाता है। इससे जो नेशन की जो पावर होती है, जो आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है, वो उसमें बहुत पीछे रह जाती है, उसको फुली यूटिलाइज नहीं होती, ऑप्टिमम कैपेसिटी तक उसको यूटिलाइज नहीं हो सकती है। तो ऐसी फोर्सेस जो हैं वो डिस्करेज हो जाएंगी। ऐसी फोर्सेस जो एक धर्म के नाम पर एक कानून बनाते हैं और डेमोक्रेसीज को नहीं मानते, डेमोक्रेसीज में धर्म के नाम से नहीं काम चलता, वो इस चीज़ को एक्सेप्टेबल नहीं होती है, स्पेशली सेकुलर स्टेट के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या सिख हो, या दूसरे कोई और हो। वो उसकी पॉलिसी या लॉज उनके
धर्म के लॉज के मुताबिक नहीं बनाए जाते। हालांकि कुछ लॉज ऐसे बनते हैं जो उनकी हिफाजत के लिए हों, ये ऐसे होते हैं, और एक डेमोक्रेसी में वो खुद एक पार्टिसिपेंट्स होते हैं और वो अपने लिए वो अपना पार्लियामेंट चुनते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी स्टेज के अंदर। जब मैं कहता हूँ कि स्टेटस को में क्या है कि दूसरी तरफ से एक टेररिस्ट ने अटैक किया, आपने उसको फेस किया, मार दिया, लड़ाई होगी, कुछ उस तरह से शहीद लोग हो गए, कुछ इस तरह से हो गए। मैं उनको तो शहीद नहीं कहूँगा क्योंकि मैं भी भारतीय हूँ, मगर एक बात है कि वो अपनी तरफ से उनको शहीद बोलते हैं, हम अपनी तरफ से उनको शहीद बोलते हैं, मगर खून ज़रूर बहता है। हमारे खून के साथ साथ हमारी इकॉनमी पर भी बहुत असर पड़ता है। 70 साल से हम इसको जूझ रहे हैं। ये एक स्टेटस को है और इस सिचुएशन की हम चलते रहें, ये एक नेक्स्ट स्टेज है। हम इस स्टेज से क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, ये सबको पता है, गवर्नमेंट को पता है, लोगों को पता है, लीडर्स को पता है। अब हम चलते हैं एक थर्ड स्टेज के ऊपर। थर्ड स्टेज में क्या होता है? थर्ड स्टेज में ये है, आपका पुलवामा हुआ, आपने बालकोट कर दिया, मगर आप यहाँ तक नहीं रुकते हैं, आप उससे ज़्यादा करते हैं। आप एक पुलवामा का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि बालाकोट आप लगातार करते रहते हैं, एक पॉलिसी बना लेते हैं। अगर कोई वर्ल्ड के अंदर दूसरे नेशंस इसको अपोज करते हैं तो आप उससे डिस्करेज नहीं होते, या यूएनओ की तरफ से कोई कमीशन बोलता है, या दूसरी जगह से कि आपके इन हाउस कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन बोलते हैं, आप उसको इग्नोर करते हुए, आप उसको साइड लाइन करते हुए, आप जिस पॉलिसी पर जा रहे हैं उसके ऊपर चलते रहते हैं और एनिमी को कट्स देते रहते हैं। मैं समझता हूँ अगर आपका एनिमी आपको 10,000 कट्स देने की डिसीजन ले चुका है, तो आप अगर 6 टाइम बड़ी कंट्री हैं तो ये तो कोई बात ना हुई। आपने एक पुलवामा हुआ तो आपने एक बालाकोट कर दिया, तो ये तो ऐसे हुआ आपने 1/6 आपका एक्शन हुआ। होना ये चाहिए था 6 बालाकोट, 6 टाइम होना चाहिए था ताकि वो इक्वल होता। जब 6 टाइम करते हैं दैट्स इक्वल। इफ यू आर डूइंग 12 टाइम्स then it's more. This is what it is. So a second stage or third stage I'm talking, though in third stage you do this. And the fourth stage what you do is that you go in the back of the country, that's Balochistan. Now so far the Indian policy and the Prime Minister sometime back and the time of the Independence Day, he spoke something very favorable about Balochistan. No, it's not enough. It's not enough when you give a speech, something in favor, but at the same time, you have also to see it. This may have not helped them. It might have harmed them. Pakistan government will be angry with that one and what they do and what they have done. They have very aggressively killed many people, innocent children, and they raped many women. So that situation is there. If India is really serious, तो उसके लिए उनको एक खास एक्शन लेना होगा। वो एक एक्टिव एंड नॉट पैसिव एक्शन। एक्टिव एक्शन का क्या मतलब है? मैं हालांकि उनकी बात सुन रहा था, मेजर गौरव आर्य की, मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि भाई आप एक्टिव एक्शन से क्या करेंगे, आपका तरीका क्या होगा। आप यहाँ पर उनके लिए हाई कमीशन खोलिए, उनके लोगों को यहाँ लाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए और वहाँ पर आप एक जगह उनको दीजिए और साथ साथ में ताकि उनको एक ट्रेनिंग मिले, एक लीडरशिप मिले, कि मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए, पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी जाए। ये सब चीज़ें आप एक्टिव शेप में कर सकते हैं। और बहुत से फ्रेंडली नेशंस भी हैं जहां आप इस इशू को वहां बना सकते हैं, उनको बिठा सकते हैं, उनके लिए जगह रख सकते हैं, मनी वाइज और दूसरी एक मिलिट्री वाइज उनकी हेल्प कर सकते हैं।
ये देखिए, ये एक मिलिट्री टैक्टिस है, मिलिट्री तरीके हैं जो एक होने लाजमी होते हैं जब आप अपने एनिमी के साथ जो 70 साल से आपके साथ नहीं ठीक से पेश आ रहा और ना ही अगले 100 ईयर्स में ही होने की उम्मीद है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट करिए और इसको डिले मत करिए। आगे पांचवा जो स्टेज मैं समझता हूँ वो ये है कि जैसे कि यूएसए ने भी एक बार कितनी बार इस बात को कहा है कि इंडिया को अब इस तरह से नहीं रहना चाहिए कि आप एक अपने ही के अंदर गुम है, बल्कि एक बाहर आकर एटलीस्ट इन साउथ एशिया आप एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक एक्टिव हो जाएंगे और मिलिट्री भी एक्टिव हों, जैसे कि तालिबान है, जैसे कि अफ़गानिस्तान में है। अब वहाँ से एक यूएसए वहाँ से अपनी फ़ौजों को हटा रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि यूएसए इन कोलैबोरेशन विद इंडिया may have some sort of a military presence and may take economical actions also, and this may be lifted up. However, these are my views and I'm very sure भारत में बहुत से लोग, हमारी गवर्नमेंट, हमारे मिलिट्री लीडर्स, हमारे इंटेलेक्चुअल, जुडिशल्स, पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंटेरियंस बहुत ही ब्रेनी हैं और काफ़ी सोच समझ के साथ वो कुछ एक्शन लेंगे। मगर एक मौका है इस वक्त, जो मैं ये कह रहा हूँ, कोरोना वायरस से एक मौका आया है। हाँ, इसके अंदर डेंजर है। हालांकि एक बार मुझे बात याद आ रही है जॉन एफ कैनेडी की। वो ये एक बात कहते थे कि जहाँ डेंजर होता है वहाँ एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी भी होती है। ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं नहीं समझता कि अगले 100 ईयर्स में या उससे ज़्यादा भी सालों में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। फ़िलहाल अगर आपको, मैं इसके साथ अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, और अगर आपको मेरे ख्यालात पसंद आए हों तो मैं आपसे अपील करूँगा कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। और साथ ही साथ मैं आपको विश करूँगा कि वायरस के टाइम पर आप बहुत केयरफुल रहिए, मास्क पहनिए और जो भी आपके प्रिकॉशंस हैं वो आप लगातार लेते रहिए। और मैं इसके साथ आपको कहूँगा थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।